नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। तो आज का जो हमने टॉपिक चुना है वो है डॉरी सिस्टम इन इंडिया, दहेज प्रथा भारत में। आप लोग सब दहेज प्रथा से परिचित होंगे। तो सबसे पहले आप ये पूछिएगा कि ये टॉपिक कहाँ यूज होगा। तो ये आपका वनडे एग्जाम में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और ये सब जगह तो यूज में नहीं आएगा, लेकिन जो यूपीएससी, बीपीएससी चाहे अन्य स्टेट पीसीएस में आपका ये हेल्प करेगी मेंस आंसर राइटिंग में, और इंटरव्यू में भी इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं डॉरी सिस्टम। यूपीएससी में इसका जीएस पेपर 1 होता है एक, जिसमें सोशल इशू पर से क्वेश्चन पूछा जाता है, सामाजिक मुद्दा। उस पार्ट में आप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए, दहेज प्रथा में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, आज क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला देखेंगे कि व्हाट इज डॉरी सिस्टम। डॉरी सिस्टम क्या है, कॉज ऑफ डॉरी क्या है, इशू मतलब दुष्प्रभाव क्या है डॉरी का, और एक दो टर्म होता है रेड कार्ड, डॉरी कैलकुलेटर, इसके बारे में जानेंगे। और उसके लिए बंद करने के लिए कोई कानून बनाया गया है या नहीं, इसके बारे में जानेंगे। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे एक गुरु जी का, जो यानी मेरा आपका अपना व्यू, जो समाज की दृष्टि से आज चल रहा है, समाज में चल रहा है। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि डॉरी सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज डॉरी सिस्टम। आप लोग सभी जानते होंगे डॉरी सिस्टम, लेकिन फिर भी पूछिएगा आप तो बता देते हैं। जब शादी होता है कहीं भी, तो वधू पक्ष के द्वारा जो वर पक्ष के कैश या सोना चांदी या अन्य तरह का गिफ्ट कुछ भी दिया जाता है, उसी को हम लोग दहेज कहते हैं। या इसको दूसरे वे में कह सकते हैं कि लड़का लोग सोचते हैं कि वो लड़का में पैदा होकर समाज को उत्थान कर रहे हैं, तो उनको लड़की आएगी उनके जीवन में, तो उनको जीवन भर रखने का जो खर्च होगा वो एक ही बार में ले लेते हैं। इसी को डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा कहते हैं। अब इसका कॉज ऑफ डॉरी क्या है, कॉज ऑफ डॉरी मतलब डॉरी का कारण क्या है, हमारे देश में डॉरी इतना प्रचलित क्यों है। तो इसको मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। एक है साइक्लिक नेचर। सबसे पहला रीजन यही है। साइक्लिक नेचर क्या होता है, साइक्लिक नेचर मतलब चक्रीय रूप होता है। चक्रीय रूप मतलब किसी हर पेरेंट्स के पास 2, 3, 4 बच्चे होते हैं, तो उनमें से 2 लड़की और लड़का या लड़की दोनों होते हैं। तो उसमें उनका मतलब वो सोचते हैं कि जब हमने लड़की को अपना दहेज दिया तो लड़का में ले क्यों नहीं दहेज, अगर दिए हैं 2 लाख तो और लेंगे 10 लाख और बढ़ा ही के लेंगे। तो यही होता है एक साइक्लिक नेचर जो हमारे यहाँ है। एक है हमारे यहाँ देखा गया नेसेसिटी ऑफ मैरिज, यानी भारतीय परंपरा में शादी करना जरूरी माना गया। अगर आप शादी नहीं करते तो न जाने लोग सोचेंगे कितना बड़ा पाप कर दिए हम, शादी किए ही नहीं या शादी करेंगे नहीं। तो ये भी एक रीजन है जो है नेसेसिटी ऑफ मैरिज, शादी का मतलब जरूरी जो है। एक है मेल डोमिनेंट, दहेज मेल डोमिनेंट, क्योंकि हमारा जो समाज है कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान है। तो मेल को मतलब पुरुष को ऊंचा माना गया है। तो जाहिर सी बात है कि आप ऊंचा के पास जाइएगा तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इसी को मेल डोमिनेट होने के कारण, पुरुष प्रधान समाज होने के कारण भी हमारे यहाँ दहेज का प्रचलन है। तो और एक देखिएगा सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल एक्सेप्टेंस मतलब कहीं ना कहीं हमारे समाज इस चीज को मान ली है कि दहेज लेना सही है। सोशल एक्सेप्टेंस को 2 तरीकों से हम लोग देख सकते हैं। पहला तो होगा कि समाज मान ली है। अगर आप कहीं आप बोलते हैं या कोई अच्छा लड़का बोलता है कि हम लोग दहेज नहीं लेंगे, तो समाज उसको देखते हैं कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं, कहीं कमाता खाता तो नहीं है, तो दहेज क्यों लोग। और एक और सोशल रीजन है जो कहीं कहीं देखा गया है कि दहेज लेने को बड़प्पन समझते हैं अपना कोई लोग। जैसे कोई लोग सोचते हैं कि 10 लाख दहेज मिला तो अच्छा, मतलब उनका इस तरह का है क्वालिटी लड़कों में, चाहे पेरेंट्स में है इसलिए 10 लाख मिला। किसी को लोग 5 लाख, अच्छा तो बोलेगा 5 लाख मिला, 5 लाख तो बहुत कम, तो कैसे मिलेगा, उस लोग बोलेंगे कुछ है नहीं, ये वो है नहीं। तो एक ये मतलब अपना इज्जत का ये लोग मान लिए हैं, समाज में फैसला मतलब कर लिए हैं कि दहेज को ये लोग अपना एक इज्जत के रूप में देखते हैं कि जितना ज़्यादा दहेज मिला उतना ज़्यादा मेरा मतलब पहचान बड़ा है, मतलब और सब कुछ है। ये भी एक रीज़न है। और एक है नॉट फॉलोइंग द रूल। नॉट फॉलोइंग द रूल मतलब समाज में हमारे यहाँ के रूल बनाए हैं,
मतलब रूल एक्ट भी बना है, कानून भी बना है, जिसको सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि सब रूल को जो पालन नहीं किया जा रहा है, ये भी एक कारण है कि दहेज प्रथा हमारे देश में बढ़ रहा है। तो ठीक है, अब आगे देखना होगा हमको कि इशू ऑफ दौरी का दुष्प्रभाव, ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस टॉपिक में जो हमको एक समझना चाहिए। दुष्प्रभाव क्या होता है दौरी का, मतलब दहेज लेते हैं तो उसका क्या क्या दुष्प्रभाव देखा जाता है। तो सबसे पहला दुष्प्रभाव हम लोग यहाँ भी 4-5 पॉइंट बनाए हैं। तो पहला हम देखेंगे कि बर्डन ऑन फाइनेंशियल ऑफ गर्ल्स पेरेंट्स, मतलब जो वधू पक्ष होते हैं उसके प्रति काफ़ी फाइनेंशियल, कई जगह देखते हैं लोन लेना पड़ता है, या उनका कोई प्रॉपर्टी बेच के शादी करना पड़ता है, या और बहुत कुछ। तो देखते हैं कि फाइनेंशियल जो बर्डन हो जाता है, बोझ हो जाता है कर्ज का, वो होता है, जिसमें से कई परिवार हमारे देश में कुछ बुरी तरीके से टूट जाते हैं कर्ज के अंदर या लोन के अंदर। तो ये एक बड़ा इशू है, दुष्प्रभाव है दहेज का। और दूसरा देखते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, मतलब वुमेन पे देखा गया है कि दहेज केस में आप लोग तो कई आए दिन आते रहता है न्यूज़ में, रेडियो पे, समाचार में, कि वुमेन्स का पर क्राइम बढ़ गया है। जैसे दहेज लेके नहीं जाते हैं तो उनको ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है कि कुछ लेके नहीं आए, ये आई, इस पे जगह पे क्राइम बढ़ गया। और क्राइम बढ़ने के क्रम में इतना क्राइम बढ़ गया है कि होमोसाइड, कोई मतलब रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में अगर हत्या होती है, मतलब जो नॉर्मल मौत मरते हैं वो तो छोड़ दीजिए, हत्या होती है, जैसे किसी को गोली से मार दिया गया, बंदूक से मार दिया गया, आपसी रंजिश में मार दिया गया, तो अगर वो ऐसा टाइप का 100 हत्या होती है हमारे देश में, तो उसमें से 40 से 50 यानी 40 से 50% यानी 100 हत्या होती है ऐसा, तो जिसमें से 50 हत्या तक सिर्फ माना जाता है कि दौरी सिस्टम, दहेज प्रथा के कारण हुआ है, वो भी औरत को। मेनी गर्ल अनमैरिड, किसी का फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होता हमारे देश में, जिनके पिताजी, वधू के पिताजी, कन्या पक्ष वाले के पिताजी दहेज नहीं देते हैं, तो कभी कभार देखा गया है कि उनका शादी भी नहीं होता। हालांकि ये तो आजकल लड़कों का केस में भी होता है, वही पॉइंट हम लास्ट में समझाएंगे कि कैसे होता है, तो वो ठीक है। और उसके बाद बिजनेस टाइप ऑफ रिलेशन, क्या दुष्प्रभाव क्या है कि शादी में मतलब बिजनेस टाइप का, मतलब एक व्यापारीकरण हो गया है कि तुम हमको दो तो हम देंगे, दो या लोग का मतलब, कहने का मतलब कि दहेज दो तो हम तुमको रखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जिंदगी भर खिलाएंगे पिलाएंगे, अपना खर्च उठाएंगे, दहेज दो, मतलब व्यापारीकरण, जो कि एक बहुत भद्दा है हमारे समाज के लिए। शादी जो होता है दो आदमी का मिलन, मेल होता है, जो कि दो आदमी आपस में मिलके अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहे और अच्छे से अपना ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। कोई व्यापारीकरण का मुद्दा नहीं है। काफ़ी शर्मानक बात है कि जो शादी को कई जगहों पे आप देखे होंगे, खास करके ग्रामीण इलाकों में, कि व्यापारीकरण का मुद्दा हो गया है। शादी मतलब फुल्ली व्यापारी हो गया, जॉब है लड़का को तो कर लिए, नहीं है तो कर लिए। लेकिन ये सबसे बेहद घटिया स्थिति है, मतलब समाज की दृष्टि से देखा जाए बहुत गंदा चीज़ है। मतलब इतना व्यापारीकरण ठीक है ना, दो लोगों का मिलने का ये विषय है, आपस में कैसे एडजस्ट करते हैं अपने आप को। शादी के बाद भी कई लोग ऐसा खैर चर्चा करेंगे इस पे आगे, लेकिन देखते हैं। और एक होता है मतलब इफेक्ट ऑफ गर्ल कैरियर, यहाँ पे वुमन लिखा हुआ है लेकिन गर्ल होगा, क्योंकि शादी के पहले औरत को लड़की ही बोला जाता है, तो गर्ल का कैरियर पे इफेक्ट होता है। ये भी एक सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो हमारे देश में, और देश का पिछड़ापन का कारण और दहेज का भी कारण यही है, कैरियर अफेक्ट होना। इसमें क्या होता है कि गरीब जो फाइनेंशियली सक्षम नहीं होते हैं, जो वो परिवार तो अपना लड़की को पहले ही काम में लगा देते हैं, पढ़ने लिखने नहीं देते हैं ताकि उनको आगे दहेज देना होगा, तो लड़की को शुरू से ही काम में लगा देते हैं, शुरू से ही काम में लगाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो मीडियम क्लास के लोग, रिच फैमिली के लोग भी लड़की को एडुकेट तो करते हैं लेकिन उनको कैरियर चुनने का ऑप्शन नहीं देते हैं। मतलब 21-22 साल की उम्र में जब तक वो मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन करे रहते हैं तब तक तो उनको पढ़ाते हैं। ग्रेजुएशन तो बहुत कम केस में होता है, मैट्रिक इंटर ज़्यादा होता है। तब तक तो उनको पढ़ने का मौका देते हैं, लेकिन वो उनको अपना कैरियर करने यानी जॉब के लिए तैयारी करने या प्रिपरेशन करने का मौका नहीं देते। ऐसा गरीब का छोड़िए, मतलब हमारे देश में रिच और मिडिल भी छोड़ दीजिए, रिच फैमिली में भी ऐसा कंडीशन है कि क्या होगा जॉब करके, उनको तो मेरे पास तो पैसा है, लड़का को खरीद लेंगे,
आगे 15 लाख 20 लाख 1 करोड़ तिलक दे के 2 करोड़ दे देंगे। तो उसके उसके लिए डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए, आप एक होता है रेट कार्ड। रेट कार्ड हालांकि आप एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो लिख सकते हैं। रेट कार्ड मतलब कई जगहों पे खास करके देश के हमारे बिहार और यूपी जैसे शहरों में, और आप ऐसा मत सोचिए कि दहेज सिर्फ बिहार यूपी में लिया जाता है, उसका भी हम आगे बताएंगे और प्रूफ के साथ बताएंगे। दहेज लगभग पूरे भारत में लिया जाता है, लेकिन कई जगहों पे देखा गया कि रेट कार्ड आज बन रहा है। रेट कार्ड बनने से मतलब कि लड़का को देखा जाता है, कोई लोग होते हैं कि कैसा है, कितना प्रॉपर्टी है, किस टाइप का जॉब करता है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट में भी है तो किस टाइप का है, क्लर्क है, मैनेजर है, प्यून है, आईएएस है, पीसीएस ऑफिसर है, स्टेट पीसीएस ऑफिसर है। तो उसके हिसाब से दहेज कैलकुलेटर आता है कि इतना इतना चीज है आपके पास तो इतना दहेज मिलेगा। सॉरी, दहेज कैलकुलेटर नहीं, रेट कार्ड। दहेज कैलकुलेटर रेट कार्ड बनता है, मतलब फिक्स होता है। तो ये बिहार यूपी जैसे देशों में कॉमन है। बस इसके बारे में इतना ही जाने के। रेट कार्ड दौरी कैलकुलेटर आया था, ये तो इतना डेंजर था, मतलब था, इतना ऊंचा लेवल पे आ गया था कि आपका मोबाइल में प्ले स्टोर और पे सब पे या नेट पे ऐप आने लगा था, जिसमें आप डालिए इतना चीज़ कि अब मेरा एज ये है, मेरे पास इतना प्रॉपर्टी, हम इस तरह का जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो किस पोस्ट पे, प्राइवेट में है तो किस पोस्ट में है, और आपका दहेज कितना होगा ये निकल के आ जाता था साइट पे। एक ऐप होता है, जैसे आप कोई भी प्रकार का ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ जिस चीज़ के लिए होता है वो चीज़ आता है। ये भी एक दौरी के लिए था, लेकिन ये ऐप को बैन किया गया हमारे देश में। एक मेनका गांधी थी, वो टेलीकॉम मिनिस्ट्री को बोली, पत्र लिखी कि इस तरह का चीज़ ठीक नहीं है देश में। तो अब ये हालांकि ब्लॉक्ड है साइट, आप नेट पे जाइएगा तो इसमें लिखा भी होगा कि इट इज बैंड बाय टेलीकॉम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, बड़े बड़े अक्षर में। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये इसको आप ये सब तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया यूपीएससी में मेंस में या कहीं पे पूछ दिया गया बीपीएससी में, तो जनरली आप इसको जरूर इंक्लूड कीजिएगा। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट क्या, वर्ल्ड बैंक क्या है? ये तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसका रिपोर्ट में आया है, जिसमें मतलब रिपोर्ट लिया गया है 1960 से लेकर 2008 तक, 1960 से लेकर 2008 के बीच में। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट जरूर कीजिएगा, यही सब पॉइंट आपको अच्छा राइटिंग स्किल कहलाता है, बाकी ये सब तो लोग जानते ही हैं। तो वो वर्ल्ड बैंक क्या थी, जो 1960 से लेकर 2008 के बीच में लगभग 4000 मैरिजेज को भारत के 17 विभिन्न राज्यों में वो देखी, मतलब उस पर रिसर्च की। तो उसमें पाया गया कि दहेज भारत में अभी भी है। हालांकि दहेज का संख्या कम दिया गया था, क्योंकि पता नहीं चलता इसमें। ये दहेज इसलिए ऐसे कैलकुलेट किए थे कि इनको अंदर का बात तो इनको ही पता नहीं हुआ कि कितने दिया गया, लिया गया। ये इनका दहेज कैलकुलेट करने का तरीका था वर्ल्ड बैंक वालों का, कि वर पक्ष के द्वारा जो वधु पक्ष को दिया गया सामान, गिफ्ट, जो कुछ भी, और वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया गया, तो उसमें ये पाए कि वधु पक्ष वाले ने ज़्यादा दिया और वर पक्ष वाले ने कम दिया। तो इनका तो बहुत कम है, 25,000 ऐसे आता है। लेकिन ये मतलब इनका रिसर्च से यही पता चला कि भारत में अभी भी दहेज सिस्टम है। और इनका एक और रिपोर्ट बोलता है कि दहेज हम लोग जनरली सोचते हैं कि हिंदू में, हमारे हिंदू समाज में है, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार दहेज मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी सभी लोग लेते हैं भारत में खास करके। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आया इनके अनुसार, जो दहेज प्रथा जो है भारत में पंजाब और गुजरात में बढ़ रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट केरल में दहेज ज्यादा है और अभी भी बढ़ रही है। जनरली दहेज का बात आता है तो हम लोग सोचते हैं कि यूपी बिहार में लिया जाता है, लेकिन आज सो कॉल्ड पर है लिखे स्टेट सबसे ज्यादा। हम लोग बचपन से ही, आप लोग पढ़ते होंगे, हम लोग भी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि केरल में साक्षरता रेट ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे भी सबसे ज्यादा दहेज लिया जाता है। और कुछ स्टेट जो है अच्छे भी कर रहे हैं दहेज प्रथा में, मतलब वहाँ पे उतना ये नहीं है। उसमें है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये कुछ राज्य अच्छे कर रहे हैं, कुछ राज्य ये कर रहे हैं। आप बोलेंगे कि आपने सर बताया कि इतना दुष्प्रभाव है दहेज का, इतना ये है, तो आप हमें गुरुजी ये बताइए कि सरकार इस पे कोई रूल नहीं लाई है क्या इसको बंद करने के लिए? तो आइए बताते हैं। सरकार भी इस पे रूल लाई है। सरकार सबसे पहले 1961 में ही दौरी प्रोहिबिशन एक्ट लाई थी, जिसके अनुसार दहेज लेना और देना
अब देना, आप लोग अभी तक समझ रहे होंगे कि दहेज लेने वाला ही क्राइम करता है, देना। और देना क्यों, ये भी हम आपको अपना जो लिखे हैं सब माई ऑन फैक्ट में बताएंगे, लास्ट में मजा आएगा आपको। तो दौरी प्रोहिबिशन एक्ट जो 1 जुलाई 1961 से लागू है, और आईपीसी 304 आईपीसी की धारा 304B के तहत भी दौरी इलीगल है हमारे देश में। आप ये बोलिए सर ये सब तो 1961 में ही कानून बना, तब फिर भी क्यों लिया जाता है दहेज, अभी तक भी है। तो देखिए, कोई भी रूल रेगुलेशन सरकार बनाती है तो उसमें जब तक हम लोग का सपोर्ट नहीं होता है तब तक कोई भी रेगुलेशन को सरकार के द्वारा सफल नहीं बनाया जा सकता, ये एकदम पक्का बात है। अब हम लोग को भी उसमें मतलब जब पूरे जनता को सपोर्ट करना हो, सरकार तो रेगुलेशन बना दी। सरकार रेगुलेशन कब बनाई, जब आप लोग दहेज ऑलरेडी दे चुके होते हैं, बाद में कुछ होता है शादी के बाद, तब उस पर केस करते हैं या तब होता है। लेकिन उसको दहेज को तो हमें अपने पहले रोकना, पहले तो आप खूब दे देते हैं। बार बार में हमको ये यहाँ पे लास्ट टॉपिक पे जाने का मन करता है, खुद से देते हैं और फिर जब कुछ होता है तो आप जा जाते हैं, आप केस करते हैं। तो ये तो हम लोग को भी ध्यान देना होगा ये चीज़ पे। चलिए, अब फाइनली वो पॉइंट पे हम लोग आने वाले ही हैं। तो ये सब तो रहा किताबी बात। अब हम बताएंगे कुछ अपना तरीका से बातें, कुछ जो कुछ है सम ऑन फैक्ट्स। ये मेरा लगभग सब वीडियो में रहता है, मेरा गुरु जी का आपका अपना विचार। आपका भी कुछ विचार होगा इस पे, उसको कमेंट के माध्यम से जरूर आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या है कि कमेंट जितना हमारे वीडियो से सीखते हैं लोग, कई लोग कमेंट बॉक्स में भी आके पढ़ते हैं कि क्या है ये, तो जरूर लिखिएगा। मेरा जो है ये सब तो रहा किताबी बात, सब किताबी बात को डिलीट करते हैं, आपको आंसर राइटिंग लिखने में मजा आएगा। लेकिन आप चलते हैं अपना बात पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे कि जो अभी का जो है प्रचलन हमारे यहाँ, अभी इस सब चीज को ध्यान देते हैं तो उसमें क्या है, दहेज क्यों लिया जाता है। किताबी बातों तो हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे क्या पक्ष है, लड़के वाले का ही गलती नहीं होता है। याद रखिए दोस्तों कि समाज में अगर कोई भी प्रथा है, साथियों याद रखिए, तो उसका पॉजिटिव निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। कोई भी जो प्रथा चलते आ रहा है, जैसे दहेज प्रथा है और बहुत सारे, तो उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होता है। ऐसा नहीं है कि पहले का लोग जवान जो चलते आ रहा है मतलब ज्यादा बेवकूफ थे, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे अभी तक भी चलते आ रहा है तो कैसे चलता आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव है दोनों। तो और एक बात और जान लीजिए कि आपको लगता है कि दहेज अभिशाप है, तो आप समाज को अच्छी तरीके से जानते ही नहीं, इसी को जानने का भी प्रयास करेंगे। ये चीज तो किताबी चीज तो खत्म होगी। क्या है हमारे यहाँ, जब लड़का और लड़की का शादी होता है हमारे यहाँ, तो लड़की को क्या है, मतलब लड़की तो है मतलब 10th पास है, उसको ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जनरली देखा जाता है, मेरा शिक्षक होने के नाते आपको ये भी कर्तव्य है कि आपको समाज में जो हो रहा है उसको भी ध्यान आकर्षित करना है। तो लड़का लड़की को हम लोग एक तरफ तो बोलते हैं कि इक्वल है, लेकिन हम लोग ज्यादा जिम्मेदारी लड़के पे देते हैं। सपोज दैट लड़की पढ़ी लिखी है या कम है या 10वीं है 12वीं है, उसको आता है सिर्फ रोटी बनाने, या 12वीं तक पढ़ी हुई है, कोई ग्रेजुएट भी है, कोई और सब कोई प्रोफेशनल डिग्री भी है, बीटेक भी है। अगर ऐसा कुछ ग्रेजुएट से कोई हिस्ट्री की हुई है, उसको पता नहीं है कि महात्मा गांधी कौन थे, खैर ये तो बहुत इजी हो गया। और सब कुछ मतलब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, दांडी मार्च कब हुआ था, सबने भगवान, लेकिन उसको लड़का कैसा चाहिए, लड़का चाहिए वेल सेटल्ड। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा, यहीं से दहेज प्रथा शुरू होता है। वेल सेटल्ड चाहिए, मतलब आप लड़की को, अपना लड़की वाला अपना लड़की को लायबिलिटी समझते हैं, दायित्व समझते हैं कि किसी तरह उसको सेट कर दिया जाए। तो लड़का को चाहिए मतलब वेल सेटल्ड चाहिए, सरकारी जॉब वाला चाहिए, अच्छा प्राइवेट में तो अच्छा इनकम वाला चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको। अपना कुछ नहीं है, मतलब रोटी ही बनाना है और सिर्फ बच्चा पैदा करने का ही काम करना है, लेकिन उसको सब चाहिए। तो दहेज जो होता है यहीं से शुरू हो जाता है। कहीं भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे लॉ ऑफ डिमांड, तो कहीं भी अगर आपको डिमांड है कि लड़का ऐसा चाहिए, वेल सेटल्ड चाहिए, अच्छा चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए, और आपको कुछ नहीं है आता है, ऐसा नहीं है। आप कई मेरे बहाने भी देख रही होंगे वीडियो, बुरा मत मानिएगा, लेकिन यही है सच्चाई। आपको कुछ कर लिया है लेकिन आपको जॉब करना नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है, तो आपको तो दहेज, तो इसी के कारण यही मूल जड़ है दहेज का। ये सब तो किताबें बातें ठीक थी, लेकिन ये भी एक रीजन है कि जो दहेज हमारे यहाँ काफी तेजी से बढ़ रहा है। अरे आप तुम भी पढ़ो लिखो, लड़का पेरेंट्स को भी, पेरेंट्स का भी कई गलती होता है, जॉब लो और जॉब वाले लड़का से शादी करो, क्यों मांगेगा दहेज। आपने कहीं देखा है कि
कोई बड़े बड़े आदमी जैसे एक्टर एक्ट्रेस हीरो हीरोइन शादी करती है, फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन का होता है, दहेज मांगा जाता है? नहीं मांगा जाता है। उनको पता है कि जितना दहेज लेंगे उससे ज़्यादा तो इनका सैलरी होगा। और अगर तुमको कुछ नहीं आता है तो तुम मानो लड़का पे डिपेंडेंट होने जा रही हो। अगर कुछ नहीं आता है, बेरोजगार हो, तो बेरोजगार से ही शादी करो। शादी के बाद अपना अच्छा जिंदगी बिताने का एक प्रयत्न करो, प्रयास करो दोनों मिल के। बहुत सारे लोग बिताते भी हैं, कुछ नहीं तो उस तरीके के केस में दहेज क्यों मांगा जाएगा? यहाँ है कि हमको कुछ आता नहीं है, कुछ है नहीं, सिर्फ हमको खाना बनाने ही आता है, शादी के बाद बच्चा ही पैदा करना है, और उसको जाएंगे आपको लड़का चाहिए ऐसा, मतलब लड़का इस लेवल का चाहिए, लड़की लेवल नहीं। तो इसी कारण दहेज को बढ़ावा मिलता है। और दहेज लड़की के कारण ही नहीं, सॉरी, लड़का वाले ही जिम्मेदार नहीं होते, कई सारे जगह पे लड़की वाले ही होते हैं। लड़की वाले को कुछ का होता है, किसी लड़का अच्छा है तो उनको बोलते हैं कि इतना रुपया दे देंगे, कर लीजिए शादी, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो ये समान रूप से दोनों जिम्मेदार है। आप बताइए, आप गुरु जी क्या बोल रहे हैं? आप एक बात बोल दिए कि जॉब वाला है तो जॉब वाला से शादी करो, बेरोजगार है तो आप बेरोजगार से करो। तो ऐसे तो समाज में आप बोल रहे हैं, समाज को दो भागों में बांट रहे हैं, दोनों के बीच में खाई पैदा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ऐसा क्यों हो जाएगा खाई? जरूरी तो नहीं है कि हर लड़का जॉब में हो, जरूरी भी नहीं है कि हर लड़की भी जॉब में नहीं है। तो हम लोग अगर इक्वल की बात करते हैं, वुमेन इक्वालिटी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जॉब वाले कई लड़की है वो भी शादी करे। हालांकि जॉब कोई बड़ा चीज होता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा डिस्कशन करता हूँ। तो वो भी करे शादी, उससे कोई जॉब वाला लड़का वो भी इससे शादी करे, लेकिन आप लाइबिलिटी बन के जाइएगा, किसी का दायित्व बन के चलेगा तो वो दहेज मांगेगा ही। आप लाइबिलिटी को, लड़की को, पेरेंट्स को भी बोला जाता है कि आप अपना बेटी को लाइबिलिटी जैसा दूसरे पे निर्भर रहना पड़े वैसा ना बनाइए। आप उसको ऐसा बनाइए, पढ़ाइए लिखे, जितना दहेज में खर्चा करते हैं उसको शिक्षा में खर्चा कीजिए, उसको आगे बढ़ने में खर्चा कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसको एक एसेट बनाइए, पूंजी बनाइए। अगर आप कल के किसी लड़का के पास जाए तो उसको ये ना लगे कि इसकी लाइबिलिटी हो जाएगा, जीवन भर रहना करोगे, उसको ये लगे कि ये एसेट है, पूंजी है। आज भी कई मेरे आदिवासी लोग बहू को अपने एसेट के रूप में मानते हैं, पूंजी के रूप में, न कि लाइबिलिटी के रूप में, दायित्व। एसेट लाइबिलिटी का भी बड़ा खेल है। तो ये रहा दहेज प्रथा पे। अब लास्ट में ये है कि कई लोग दहेज को गलत बताते हैं, अभी भी कई लोग सही बताते हैं, बोलते हैं कि दहेज के कारण कुछ मतलब शारीरिक रूप से अच्छा सक्षम है कोई लड़की, जैसे विकलांग है या और कुछ है, तो उनका शादी हो जाता है। ये है, कोई बात गलत भी है, गलत तो इतना सारा देखे कि बताते हैं कि। तो अब मेरा लास्ट में क्वेश्चन है कि दहेज कितना सही कितना गलत, इसको आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा ज़रूर, ठीक है? आज का वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।